दोस्तों एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरबत जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं अध्याय 6। जी हाँ दोस्तों, यानी कि NCERT के क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। चैप्टर 5 जो कि मुख्य रूप से परिमंडलों के बारे में बात कर रहा था, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में, जिसमें हमने बात किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर 6 है और जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम NCERT के क्लासेस आजकल लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोग की तैयारी जो है, बेसिक तैयारी आपकी हो सके। यदि आपने बेहतरीन ढंग से पढ़ाई नहीं की है और आप किसी बड़े कंपटीशन में बैठने वाले हैं, कि कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि सामान्य तौर पे सभी जो अभ्यर्थी होते हैं तैयारी करने वाले, वह NCERT से ही शुरू करते हैं। तो आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए, यानी कि आप ही लोगों के सहूलियत के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं आप लोगों के लिए लेकर। हम आप लोगों के लिए NCERT की जो विभिन्न कक्षाओं की जो सिलेबस है उसको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वह माकूल तैयारी हो सके और परीक्षा के अनुरूप तैयारी हो सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अपने चैप्टर, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये स्थल रूप हैं क्या। तो सामान्य तौर पे यदि आप बात करें, यदि आप पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, यानी कि यदि आप पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं, तो आप एक पैटर्न देखेंगे, यानी कि यहाँ की जो भूमि होगी वह एक बराबर आपको नहीं दिखाई देगी। कहीं कहीं की भूमि बहुत ऊपर उठी हुई, कहीं कहीं पर्वतें आपको दिखाई देंगी, कहीं कहीं पठारी क्षेत्र दिखाई देंगे जो कि समतल भूमि से थोड़ा सा ऊपर होगा, और कुछ भूमि जो होगा वो बिल्कुल समतल होगा। इन सभी भूमि को, यानी कि यह अलग अलग जो आकार के पृथ्वी पे जो भूमि पाई जाती हैं, इन्हें हम स्थल रूप कहते हैं, इन्हें हम स्थल रूप के रूप में जानते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, और ये केवल भारत के बारे में नहीं है, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि पूरे पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाएं तो ये अलग अलग प्रकार के स्थल रूप आप लोग को देखने को हर जगह मिलेंगे। पूरा पृथ्वी ही उबड़ खाबड़ है। पृथ्वी सामान्य तौर पे जब हम देखते हैं ग्लोब में, या फिर सामान्य तौर पे हम कोई चित्र देखते हैं जब पृथ्वी की, तो हम देखते हैं कि वह कितना गोलाकार या कितना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक जो पृथ्वी का जो आकार है वह काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो बहुत ही अस्त व्यस्त दिखाई देता है। और इन्हीं अस्त व्यस्त जो स्थलों का जो ये ग्रुप है उसे ही हम स्थल रूप का नाम देते हैं। आज के चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले यह प्रश्न उठता है, आगे बढ़ने से पहले मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर इन स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि यह कैसे बने पृथ्वी पे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन स्थल रूपों के निर्माण होने में मुख्य रूप से दो जो कारक हैं वह सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। पहला कारक जो है वो, जिसे हम प्राथमिक अभिक्रिया या फिर आंतरिक अभिक्रिया कहते हैं, वो है, और दूसरा जो है वह द्वितीय अभिक्रिया या फिर बाहरी अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। यानी कि इन्हीं दोनों के क्रिया स्वरूप जो स्थल रूपों का है वह निर्माण होता है। आप लोग को ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं उसके अंदर हमेशा गति होती रहती है, हमेशा परिवर्तन, हमेशा उथल पुथल चलते रहता है, जिसे हम आंतरिक क्रिया कहते हैं। और इसी आंतरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप कई बार जो इसका असर होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर घटने वाली उन तमाम घटनाओं का जो परिणाम है वो हमें पृथ्वी की सतह पे दिखाई देता है। और इससे होता यह है कि कई बार जो हलचल नीचे होती है उसका असर जो ऊपर दिखाई देता है, तो इसमें जो समतल भूमि होती है वह ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि कई स्थानों पे नीचे ज़मीन धंस जाती है और कई जगह पे ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार से नए नए स्थल रूपों का यहाँ पे पृथ्वी पर निर्माण हुआ, इसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ। और जो दूसरी क्रिया है, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो द्वितीय क्रिया चलती रहती है, जो बाहरी क्रिया चलती रहती है, वह मुख्य रूप से अपर्दन और निक्षेपण का क्रिया कहलाता है। यानी कि पृथ्वी पे जो स्थल रूप हैं वह बिगड़ते और बनते रहते हैं। इनका कारण क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अपर्दन जो होता है, अपर्दन की एक जो घटना होती है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। अपर्दन मुख्य रूप से ऐसी घटना होती है जिसमें कोई स्थल रूप, यानी कि कोई स्थल या फिर कोई पहाड़ी जो क्षेत्र होता है उसका घिसना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे घिसता है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। इसे ही हम अपर्दन कहते हैं। और जो निक्षेपण होता है, यानी कि इसी अपर्दित की हुई पदार्थ का किसी अन्य स्थान पर जाकर जब उसका जमाव शुरू हो जाता है, उसे हम निक्षेपण की घटना कहते हैं। और इससे भी नए नए स्थल रूपों का निर्माण होता रहता है। और ये जो अपर्दन और निक्षेपण का जो कार्य करता है, मुख्य रूप से जो बहता हुआ जल हो गया, या फिर बहती हुई हवा हो गई, या फिर जो हिम नदियाँ होती हैं वो इसका काम करती हैं।
उदाहरण के तौर पे जब आप रेगिस्तान में जाएंगे और आप यदि रेगिस्तान के किसी रास्ते से होकर जा रहे हैं, तो यदि आप कुछ दिनों बाद जब उसी रास्ते पे वापस पुनः लौट के आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो रास्ता है वो कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। जो छोटी मोटी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ थीं, यानी कि जो रेत की जो पहाड़ियाँ बनी हुई थीं, वह अपना स्थान बदल चुकी हैं। तो होता इसलिए है क्योंकि जो तेज़ हवाएं चलती हैं रेगिस्तान में, तो अपरदन के कारण वह एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर जमना शुरू हो जाती हैं, और वह जो है इसका स्वरूप हमेशा इस स्थल रूप का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। इसी प्रकार से जब आप बहते हुए जल को देखेंगे, यानी कि नदियों को देखेंगे, तो जो नदियां होती हैं वह पहाड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काट कर मैदानी भागों में ले आकर उसे जमा देती हैं, जैसे कि मैदानों का हमारा निर्माण होता है। तो इस प्रकार से स्थल रूपों का यहाँ पे पृथ्वी पर निर्माण हुआ। ये एक तो आंतरिक प्रक्रिया हो गई और एक बाहरी प्रक्रिया हो गई। ये दोनों प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी पे स्थल रूपों का जो था वह निर्माण हुआ हमारे। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पे मुख्य रूप से कौन कौन से स्थल रूप हैं, उनके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से पृथ्वी पे 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वह कौन कौन से हैं? तो वह हैं पर्वत हो गया, पठार हो गया और मैदान हो गया। इन तीनों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतों को आपने देखा होगा कि पर्वतों का आकार कैसा होता है। यदि हम पर्वतों के आकार के बारे में बात करें तो पर्वत का जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि जो आधार होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी अधिक होता है, यानी कि वो काफ़ी दूरी में फैला हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप शिखर की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे पर्वतों में, तो आप देखेंगे कि जो शिखर का क्षेत्रफल होगा वह धीरे धीरे घटते चला जाता है, यानी कि वह एक शंक्वाकार की आकृति बनाता है। अक्सर ऐसा आप देखेंगे कि जो पर्वत होते हैं वो एक शंखाकार आकार में ही होता है, यानी कि इस प्रकार की आकृति बनाती है। नीचे का आधार जो होता है वह काफ़ी चौड़ा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका जो आकार है वह घटते चला जाता है। अब पर्वतों को भी हमने पृथ्वी के जितने भी पर्वत हैं उनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया, यानी कि उनके बनने के तरीके के आधार पर, यानी कि उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, कह सकते हैं कि उनके निर्माण के आधार पे हमने पृथ्वी के पर्वतों को 3 भागों में विभाजित किया है। और वह कौन कौन से भाग हैं, यानी कि किस प्रकार के पर्वत पृथ्वी पे पाए जाते हैं। तो एक तो हो गया वलित पर्वत, दूसरा हो गया भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा होगा ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये सभी के सभी पर्वत हैं और ये जो तीनों प्रकार के पर्वत हैं, इनके जो निर्माण की जो विधि है, यानी कि इनका जो निर्माण हुआ है वह अलग अलग कारणों से हुआ है, इसीलिए हम इन्हें अलग अलग नाम भी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वलित पर्वत की। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्लेटें हैं, चट्टानों की प्लेटें हैं जो आपस में टकराती रहती हैं। तो कई बार होता ये है कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और जो टकराव से जो दबाव उत्पन्न होता है, तो उससे पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का उभार निकल कर आता है और वह उभार जो होता है वह पर्वत का रूप ले लेता है। यानी कि इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं उन्हें हम वलित पर्वत या फिर फोल्डेबल पर्वत कहते हैं। ये थोड़ा सा मुड़े हुए दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से इन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा जो हिमालय पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय हमारा, वो भी जो है वलित पर्वत का ही उदाहरण है। और आल्प्स जो कि एक प्रकार का जो यूरोप का एक प्रमुख पर्वत है, यह दोनों जो उदाहरण है वह वलित पर्वत के ही उदाहरण है। जब आप भारत के मध्य में जाएंगे और अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं को देखेंगे तो जो अरावली पर्वत है यह भी वलित पर्वत का ही एक उदाहरण है। इनका हाइट बहुत अधिक नहीं है क्योंकि इसका जो खास कारण है वह यह है कि यह पृथ्वी की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है और अपरदन के कारण इसका जो ऊपरी जो हिस्सा था वह धीरे धीरे घिसते हुए इसका जो ऊंचाई है वह कम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब आशा करता हूँ कि आप लोग वलित पर्वत के बारे में समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं हम भ्रंशोत्थ पर्वत की। भ्रंशोत्थ पर्वत का जो कारण होता है वो भी आंतरिक प्रक्रिया के स्वरूप ही होता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे हलचल होते रहते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो इन्हीं हलचलों के कारण कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा कई बार नीचे की ओर धंस जाता है और कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इस प्रकार से नीचे धंसने और जो ऊपर उठने से जो पर्वत का निर्माण होता है, इसे ही हम भ्रंशोत्थ पर्वत का नाम देते हैं। तो इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे हम उत्खंड कहते हैं और जो नीचे धंस गया जो पृथ्वी का जो हिस्सा होता है उसे हम द्रोणिका कहते हैं। इस प्रकार से जो पर्वत का निर्माण होता है वह भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण होते हैं।
और जो मुख्य रूप से जो यूरोप का जो राइन घाटी की जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, या फिर आप वाससेज की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो दोनों पहाड़ियाँ हैं वह जो है वह ब्रंसोत पर्वत के ही उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। तो इसके नाम से जैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है ज्वालामुखी से ही है, और आप लोगों ने सही अनुमान लगाया है। इसका जो मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी पर्वतों का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया में ज्वालामुखी अभिक्रिया भी शामिल है, और जब जहाँ पे मान लीजिए किसी समतल भूमि पे ज्वालामुखी जब उदय होता है, उसका जब उद्गार होता है, तो आप लोगों को पता है कि ज्वालामुखी से बहुत सारे लावा या फिर बहुत सारी मिट्टी, धूल और जो भी आप कह सकते हैं, मान लीजिए जो मेटल के जो पदार्थ होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो सभी के सभी पृथ्वी पे उसके चारों तरफ, यानी कि ज्वालामुखी के मुख के चारों तरफ वह जमना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वह पर्वतों का वहाँ पे निर्माण हो जाता है। यानी कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची पर्वतें वहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं, और इस प्रकार से जो पर्वत का जो निर्माण हुआ रहता है उसे ही हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। मुख्य रूप से जो अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत श्रेणियाँ हैं, या फिर जापान का जो फ्यूजियामा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वह सभी के सभी जो हैं वह मुख्य रूप से यह ज्वालामुखी पर्वत के ही उदाहरण है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे 3 प्रकार के पर्वतों के बारे में बात किया, जो कि पर्वत जो कि एक प्रमुख स्थल रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो वलित पर्वत, ब्रंसोत पर्वत और ज्वालामुखी के पर्वत के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पठारों के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया कि पर्वत मुख्य रूप से उसकी जो ऊंचाई होती है, एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है, और उसी प्रकार से पठारों में भी एक प्रकार की प्राकृतिक ऊंचाई पाई जाती है। यानी कि आप समतल भूमि से देखेंगे तो वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, लेकिन पठारों में कोई भी शिखर नहीं पाया जाता है। यानी कि उसका कोई शिखर ऐसा नहीं होता है जिसकी आकृति धीरे धीरे छोटी होती चली जाए। यानी कि यह एक मेज के स्वरूप होता है। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में एक फर्श है और फर्श पे कोई मेज रख दीजिए, तो फर्श से किस प्रकार से मेज की ऊंचाई होती है और मेज का जो पूरा क्षेत्र होता है, इसी प्रकार से यह जो हमारा पठार होता है यह दिखाई देता है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें भारत में जो दक्कन के पठार स्थापित हैं, दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में जो तिब्बत के पठार होते हैं वह शामिल होते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर उसकी ऊंचाई है। औसत ऊंचाई उसकी इतनी है, और वह विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में आते हैं। और पठार मुख्य रूप से सबसे बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और जहाँ पे भी आप पठारी क्षेत्र पाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे खनन हो रहा है, और विभिन्न प्रकार के वहाँ पे खनिज पदार्थ, चाहे वो सोना हो गया, हीरा हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें वहाँ से, कोयला हो गया, वहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो भूमि होती है, इस प्रकार का जो स्थल रूप होता है, उसे हम पठार का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं मैदानों का। तो मैदान एक बड़ा भूभाग होता है, एक समतल भूभाग, और जिसकी जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से वह लगभग 200 मीटर से अधिक नहीं होती है, वो 200 मीटर से कम ही रहती है। और इसकी खासियत ये होती है कि मैदानों की खासियत ये होती है मुख्य रूप से कि आप देखेंगे तो ये पूरा समतल दिखाई देगा, और बहुत दूर तक आप इन स्थानों पे देख सकते हैं। आगे कोई भी बाधा आप लोग को नहीं दिखाई देगी यदि पेड़ पौधे या फिर घर नहीं आए तो मैदानों का जो निर्माण होता है वो भी अपर्दन, जो बाहरी प्रक्रिया होती है पृथ्वी की, वह अपर्दन के कारण ही होती है। जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया कि जो नदियां होती हैं वह पहाड़ी को किस प्रकार से घिस कर और काट कर ले आके वह ज़मीनी स्तर पे, यानी कि जो निचला स्तर होता है वहाँ पे उन मिट्टी को, उन टुकड़ों को फैला देती है, जिससे कि मैदानों का निर्माण होता है। भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत का जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वह पूरा मैदानी क्षेत्र ही है। मुख्य रूप से जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, नदियों का जो क्षेत्र है, वह पूरा का पूरा जो है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या हैं, यानी कि पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि स्थल रूप और लोग किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हर स्थान पे आपको जो मनुष्यों की संख्या है या फिर उनका जो रहन सहन है वह एक समान आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि स्थल रूप यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। यदि आप पर्वतों के बारे में बात करें, यानी कि आप यदि कभी पर्वतों में जाएं और पर्वतों में रहने वाले लोगों को देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उन्हें हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से वहाँ पे कृषि कार्य हेतु जो ज़मीन है वह बहुत अधिक उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि ढालू ज़मीन होने के नाते वहाँ पे खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या जो है वह काफ़ी कम है। वहाँ पे सड़क बनाना या फिर किसी भी प्रकार का परिवहन का निर्माण करना या फिर हॉस्पिटैलिटी या फिर किसी प्रकार का हॉस्पिटल हो गया या फिर रेस्टोरेंट या होटल बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे जनसंख्या बहुत कम होती है। वहाँ के लोगों की जीवन शैली भी अलग होती है और वह अलग प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। और यदि हम बात करें पठारों की, तो पठारों में जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे खनिज भरपूर मात्रा में होता है, फिर भी वहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ा बहुत कम ही होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पे खनिज अधिक मिलने के नाते वहाँ पे जो मज़दूर वर्ग होते हैं वो खासकर देखने को मिलते हैं हमें। और उसी प्रकार से यदि हम मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात किए तो मैदानी क्षेत्र बिल्कुल अलग होते हैं। और मैदानों में दुनिया की सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होता है वह मैदान ही होता है। आप उत्तर भारत की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के बीच का जो क्षेत्र है और इधर जो पंजाब के बीच का जो क्षेत्र है वह पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पे सबसे अधिक लोग निवास करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा इसके बारे में। और इसका जो सबसे बड़ा कारण यह है कि चूँकि यहाँ पे मैदान जो है वह समतल होता है, यहाँ पे पानी की उपलब्धता होती है, आसानी से पानी भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि परिवहन का निर्माण कर पाना, यानी कि परिवहन यहाँ पे स्थापित कर पाना बहुत ही आसान होता है। कृषि कार्य हेतु भूमि भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसीलिए यहाँ पे लोग, यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी विश्व में कहीं भी चले जाएं तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। हालांकि अपना यहाँ पे पर्वतों की भी अपनी एक अलग विशेषता है। पर्वतों की सबसे बड़ी विशेषता यदि मैं बताऊँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जल को संग्रहित करने का एक सबसे बड़ा उपाय इनके पास मौजूद है। यानी कि बर्फ़ के रूप में यहाँ पे जो बर्फ़ जमा रहते हैं उसके रूप में वह जमा रहते हैं बर्फ़। और ये है हमारी, इसीलिए हमारे जो मैदानी क्षेत्र होता है, यानी कि आप देखेंगे सामान्य तौर पे कि जो नदियाँ ऐसे पर्वतों से होकर आती हैं जहाँ पे हिमानी मौजूद है, जहाँ पे हिम मौजूद होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ष भर उन नदियों में पानी बहता हुआ मिलेगा। आप गंगा का नदी ही देख लीजिए, गंगा नदी में हमेशा आप लोग को पानी देखने को मिलेगा। लेकिन दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं वो गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्रोत है, यानी कि उन नदियों का जो स्रोत है वह इतने ऊँचे पहाड़ों से नहीं आते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमा हो, यानी कि वह सूखे पहाड़ होते हैं। वहाँ पे मुख्य रूप से जो वर्षा होती है पहाड़ी क्षेत्र पे या फिर जो झील होता है वहीं से वह आता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में वहाँ पे अक्सर जो नदियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से जो मैदानी जो हिस्सा होता है और सामान्य रूप से ऐसे पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं जहाँ पे हिम नदी पाई जाती है, वहाँ पे वर्ष भर जल मौजूद होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि स्थानों पे स्थल रूपों में, अलग अलग स्थल रूपों में रहने वाले लोग किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, इसके बारे में हमने ये समझा। इसीलिए इनकी जीवन शैली, इनकी संस्कृति और इनके जीवन का जो स्तर होता है वह अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 6 था, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अगला चैप्टर हम, यानी कि ये चैप्टर हम 7 जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। और यदि ये चैप्टर आपको पसंद आया और वीडियो अच्छा लगा और यदि समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।